हेलो एवरीवन, टुडे इज़ लेक्चर 7। तो आज से पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल। ठीक है, देन हमने उसके बाद पढ़ा कि टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर पढ़ा ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था वो था इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। लाइक जब भी हमारे पास हम किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को टैकल कर रहे होते हैं या अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहला चैलेंज है वो है डेटा कलेक्शन। ठीक है, अब डेटा को कलेक्ट करना हमारे पास एक चैलेंज समझा जाता है। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। लाइक जब आप लर्निंग कर रहे होते हो तब आपको डाटा बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो तब आपको डाटा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग लर्निंग या तो आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स आपको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आप किसी कैगल जैसी प्लेटफॉर्म्स, कैगल जैसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन जब आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, दे आर सम नीश स्पेसिफिक, तो वहाँ पे आपको डाटा मिलना मुश्किल होता है। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे कि वाई डाटा कलेक्शन इज़ अ प्रॉब्लम या इट्स अ चैलेंज इन मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर जो हमारे चैलेंजेस हैं 8 to 9 to 10 चैलेंजेस हैं, हम उन्हें नंबर्स वाइज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है हम उसकी तरफ जाते हैं कि डाटा कलेक्शन। ओके, तो वाई डाटा कलेक्शन इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं जैसे बता चुका हूँ आपको कि जब आप खुद लर्न कर रहे होते हो तो आप कैगल जैसी वेबसाइट से डाटा डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन जब आप कंपनीज़ के अंदर होते हो तो माइट भी आपको इतनी कैगल जैसी वेबसाइट से डाटा ना मिले, बल्कि आपको किसी एपीआई के थ्रू डाटा को फेच करना पड़े। लाइक किसी डेवलपर ने ऑलरेडी डाटा को कहीं किसी सर्वर पे कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है और उसने आपको एक एपीआई बना के दे दिया। जैसे ही आप उस एपीआई पे हिट करोगे तो आपको डाटा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ठीक है, और उस डाटा को फिर आप अपने पास लोड कर लोगे। ठीक है, देन यहाँ हो सकता है कि हमें वो कंपनी जिसके पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है वो हमें डाटा देना ही ना चाहे, तो हम क्या करेंगे, थ्रू वेब स्क्रैपिंग, हम वेब स्क्रैपिंग के थ्रू उस डाटा को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देन इसके अलावा हम देखेंगे कि CSV फाइल फॉर्मेट से डाटा को कैसे रीड कर सकते हैं। देन अगर हमारे पास डाटा किसी SQL सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है तो वहाँ से डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। देन फर्दर हम इसमें क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास डाटा है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, तो हम जेसन डाटा को अपने पास कैसे लोड कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन में हमारे पास जितने भी चैलेंजेस आते हैं हम फ्यूचर्स के लेक्चर्स में उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ चैलेंजेस बता रहा हूँ कि दीज आर चैलेंजेस। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इट्स अ इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास दो मॉडल हैं, दो एल्गोरिदम हैं, एक है एल्गोरिदम ए और दूसरा है एल्गोरिदम बी। मैं जस्ट बी लिख रहा हूँ, आप समझिएगा कि इट्स एल्गोरिदम बी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि एल्गोरिदम ए में मेरे पास जो डाटा है वो 100 स्टूडेंट्स का है, लेकिन मैं कलर चेंज कर लूँ, और एल्गोरिदम बी में जो आपके पास डाटा है वो 10⁶ यानी 10 लाख स्टूडेंट्स का डाटा है। और अब इस डाटा के ऊपर मैं अपने एआई मॉडल को या मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करूँगा। सो व्हाट डिड यू थिंक विच विल परफॉर्म बेटर? ऑब्वियसली जब आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लियर होता है कि जब आपके पास डाटा ही कम हो तो डजेंट मैटर आप कौन सा, जब आपके पास डाटा ज़्यादा है तो डजेंट मैटर आप कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर लो, लेकिन जब आपके पास डाटा कम है तो आपको डिफरेंट एल्गोरिदम ट्राई करके देखना पड़ता है कि विच विल परफॉर्म बेटर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। देन हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ भी है जिसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है
उसको कहते हैं लेबल डाटा, ठीक है, या अनलेबल डाटा। अब ये चीज़ क्या होती है, देखो आपने एक मॉडल ट्रेन करना है और उस मॉडल ने क्या करना है, बताना है कि इस इमेज के अंदर कैट है या डॉग है। आपने एक क्लासीफायर बनाना है जो कैट और डॉग के अंदर चीज़ों को क्लासीफाई करेगा। अब मेरे पास ना तो कैट्स की इमेजेस हैं ना मेरे पास डॉग की इमेजेस हैं। अब एआई तो हम बना ही तभी सकते हैं जब हमारे पास डाटा हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट पे वहाँ पे कैट एंड डॉग्स की इमेजेस डाउनलोड कर लूँगा। अब इमेजेस मैंने एक फोल्डर के अंदर सेव कर ली। अब मुझे उन इमेजेस को लेबल भी करना होगा। लाइक मुझे कैट की इमेज के नीचे कैट लिखना होगा एंड डॉग की इमेज के नीचे डॉग लिखना होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डाटा लेबलिंग। तो बाय द वे डाटा लेबलिंग इज़ अ पेड जॉब, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी अपना हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हो, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। देन हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो चैलेंज आता है हम उसकी तरफ चलते हैं। इट्स अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव डाटा, ठीक है। तो अब नॉन रिप्रेजेंटेटिव डाटा क्या है, लाइक अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास डाटा तो है लेकिन वो अपनी कंप्लीट स्टोरी ही नहीं बता रहा, ठीक है, वो आधी कहानी बता रहा है। अब कैसे आधी कहानी बता रहा है, अब सपोज मेरे पास कुछ डाटा है, ठीक है। अब मैं उस डाटा को यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। अब मैं जब इस डाटा को प्लॉट कर लिया और इसके ऊपर मैंने अपना जब मॉडल ट्रेन किया तो वो इस तरह की लाइन उस पर ड्रा करेगा। उसने डाटा से सीखा और इस तरह की लाइन ड्रा कर दी। लेकिन व्हाट इफ़ मैं बोलूँ कि मेरी जो कंप्लीट डाटा था वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी थे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी थे। तो व्हाट इफ़ जब मेरे पास अगर कंप्लीट डाटा होता तो मेरे मॉडल की लाइन कुछ इस तरह से होती, इस डाटा की तरफ भी वो थोड़ा बेंड करती। सो इट्स मीन कि अगर मेरे पास डाटा कंप्लीट नहीं हो तो देयर इज़ अ चांसेस, ठीक है, कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। सो इफ़ वी वांट कि हमारा जो एआई मॉडल है जिसे हमें बनाया है वो अच्छा परफॉर्म करे तो हमें कोशिश करनी है कि हम कंप्लीट डाटा को लाएं, ठीक है। अब फर्दर मैं अब आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब सोचो कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव डाटा में कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर मुझे ये पता करना हो कि ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वो कौन जीतेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। तो ऑब्वियसली अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेट का फ़ैन है तो वो बोलेगा कि हाँ पाकिस्तान ही जीतेगा। लाइक मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया, तो ऑब्वियसली बोलेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। और अगर मैं 100 लोगों से पूछता हूँ तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान जीतेगा बिकॉज दे आर पाकिस्तानी लवर्स। तो इसको बोलते हैं रैंडम नॉइज़ इन डाटा। अगर क्योंकि वो सिर्फ एक साइड लेंगे पाकिस्तान की, ठीक है, वो एक्चुअल में फैक्ट्स नहीं बताएंगे कि एक्चुअली कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। सो इसी तरह मुझे अगर डाटा की कंप्लीट स्टोरी जाननी है तो मैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जाऊंगा, वहाँ के 100 लोगों से पूछूंगा कि क्या आप बताओ कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया। तो अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं जिनसे पूछूं वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी हो। तो अगर वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी हैं तो वो बोलेंगे कि पाकिस्तान ही जीतेगा। तो इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग बायस, ठीक है। बट मुझे करना ये चाहिए कि मुझे मिक्स लोगों से पूछना चाहिए, लाइक इंडिया के, पाकिस्तान के एंड दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से भी पूछना चाहिए, सो दैट ना तो मेरे डाटा के अंदर सैम्पलिंग नॉइज़ आए, ठीक है, ना रैंडम सैम्पलिंग बायस आए, ना रैंडम नॉइज़ आए, ठीक है। तो मुझे अपने डाटा को कलेक्ट करते हुए इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। और ये चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता हैं, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ या कैसे सीख सकती हूँ। तो मेरा आपको आंसर ये है कि जब आप स्टैट्स को पढ़ोगे, थोड़ा सा अपने एंड पे थोड़ा सा स्टडी करोगे तो ये चीज़ें आपको एनालाइज हो जाएंगी कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। सो स्टैट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है मशीन लर्निंग के अंदर मैं वहाँ पे चलता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है इट्स अ पुअर क्वालिटी डाटा। अब पुअर क्वालिटी डाटा क्या है, बिकॉज समटाइम्स जब हमारे पास डाटा आता है तो डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। देन डाटा के अंदर आउटलायर्स होते हैं, ठीक है।
उसके साथ हमारे पास डाटा जो है वो सही फॉर्मेट में नहीं होता, लाइक डाटा का डिफरेंट फॉर्मेट में होता है जिसे हमने कन्वर्ट करना होता है उस फॉर्मेट में जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल समझता है, ठीक है। देन अब पुअर क्वालिटी डाटा, इसको इम्प्रूव करना इतना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मशीन लर्निंग में या एआई में एक टर्म है जिसे बोला जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज डाटा दोगे मशीन लर्निंग मॉडल को तो जब वो आउटपुट देगा तो इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज ही देगा। तो आपको अच्छे से डाटा को क्लीन करके अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देना है सो दैट वो अच्छा रिजल्ट्स दे, ठीक है। सो दैट्स वाई फिर यहाँ पे आप डाटा की क्वालिटी इंप्रूव करते हो, पुअर क्वालिटी डाटा को ठीक करते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप मशीन लर्निंग इंजीनियर, जब आप डाटा एनालिस्ट बनते हो या डाटा साइंटिस्ट बनते हो, तो जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो अपने वर्क का ऑलमोस्ट 60% टाइम, ठीक है, अपने वर्क का 60% टाइम सिर्फ डाटा क्लीनिंग को देता है, डाटा क्लीनिंग, ठीक है। सो इट्स मीन इफ़ यू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट तो तुम लोग जो अपना 60% टाइम है वो सिर्फ डाटा को क्लीन करने के में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो बी केयरफुल। क्यों? जैसे सोचो कि अगर आप 1 साल काम कर रहे हो किसी मॉडल को बिल्ड करने के लिए तो 8 महीने सिर्फ आप डाटा को क्लीन करने में लगाओगे, डाटा को समझने में लगाओगे, उसके अंदर हिडन स्टोरी जानने में लगाओगे, लाइक उसमें लाइक ईडीए करोगे, डिफरेंट चीज़ें करोगे, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा पुअर क्वालिटी डाटा क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो है इररेलेवेंट फीचर। लाइक जैसे मैंने आपको लास्ट अभी बताया है कि अगर हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को गार्बेज देंगे तो गार्बेज ही मिलेगा। सो जब हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को फीचर्स बना के देते हैं तो हम कोशिश करते हैं क्लीन फीचर्स बना के दें डाटा को, लाइक जो इररेलेवेंट फीचर्स हैं उन्हें रिमूव कर दें। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लेट्स सपोज कि आप अपनी सिटी के अंदर एक मैराथन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। अगर किसी को मैराथन का नहीं आइडिया हो तो मैराथन इज़ अ रनिंग कंपटीशन। तो अब रनिंग कंपटीशन करवा रहे हो तो इसमें सिर्फ वही लोग आएंगे जो हेल्थ ओरिएंटेड हैं, लाइक जिनको फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, लाइक मार्केट करोगे, लोगों को मैसेज करोगे। अब आप किन लोगों को मैसेज करोगे? सो आप कहीं से डाटा लोगे। अब लेट्स सपोज कि आपने जिस कंपनी से डाटा लिया उस डाटा के अंदर वहाँ पे आपने उसकी एज, हाइट, देन वेट और देन लोकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ली। तो ऑब्वियसली लाइक मैराथन के अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जो हेल्थ ओरिएंटेड हैं, जो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हैं, ठीक है। दूसरे लोग तो नहीं आएंगे। तो देखो अब एज जो है एक रोल प्ले करेगी कि वो पर्सन आएगा या नहीं। उसकी हाइट, उसका वेट, ये सारी चीज़ें एक रोल प्ले करेंगी। लेकिन लोकेशन, उसकी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, तो लोकेशन इज़ एन इररेलेवेंट फीचर, ठीक है। तो हम इररेलेवेंट फीचर्स को अपने डाटा के अंदर से रिमूव कर देते हैं सो दैट हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसमें ये भी करते हैं कि अब देखो जैसे हमारे पास हाइट एंड वेट है ना, तो हम इन दोनों फीचर्स को मिला के एक BMI बना देते हैं, ठीक है। अब फीचर्स में आप 2 फीचर्स को मिला के मैंने एक फ़ीचर बना दिया। बाय द वे फीचर किसी को नहीं समझ आ रही हो तो फीचर हम एक कॉलम को बोलते हैं और इस कॉलम के अंदर बहुत सारे यूज़र्स की एज होगी। देन हाइट वाले कॉलम के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स की हाइट होगी, ठीक है। अब हम इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करके सिर्फ एक कॉलम बना देंगे BMI, ठीक है। ये भी वेट एंड हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरह से हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं और अपने इररेलेवेंट को फीचर्स को रिमूव करते हैं सो दैट हमारा मॉडल जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज है मशीन लर्निंग के अंदर, इट्स अ ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग कब होता है, ठीक है, लेट मी टेल यू। अब ओवरफिटिंग कब होता है कि अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मेरे पास कुछ डाटा है, ठीक है, अब दिस इज़ अ डाटा, जो मेरे पास कुछ डाटा है। अब मैंने इस डाटा के ऊपर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है। तो होगा क्या कि जैसे ही मैं अपना
जैसे ही मैं इस पे डाटा पे ट्रेन करूँगा तो मेरे पास ये मॉडल कुछ इस तरह का आ जाएगा। लाइक इसने हर एक डाटा पॉइंट के ऊपर जाकर चीज़ों को रट लिया। तो ओवरफिटिंग तब होती है जब हमारा मॉडल चीज़ों को रटना शुरू कर देता है, उसके अंदर जो हिडन पैटर्न है उसे नहीं समझता बल्कि चीज़ों को रट लेता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। नॉर्मली जब आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे और उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे तो आप देखोगे कि उसकी एक्यूरेसी 100% आ रही है। सो 100% आ रही है, इट्स मीन आपके मॉडल ने चीज़ों को समझा नहीं है बल्कि चीज़ों को रट लिया है। तो जब भी आपका मॉडल ओवरफिटिंग करता है, चीज़ों को रट लेता है, तो आप फिर उसको ठीक करते हो। और जनरली ओवरफिटिंग होती ही है, ठीक है, आपको उसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे आप मूवी देखने जाते हो लाहौर के अंदर, ठीक है, और जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप किसी मॉल के अंदर जाते हो और वहाँ पे मूवी का टिकट पूछते हो और वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बता देता है। तो आप बाहर निकलोगे और बोलोगे कि लाहौर तो बहुत महंगा है यार, ठीक है, लेकिन व्हाट इफ सिर्फ वही एक शॉप एक्सपेंसिव हो, बाकी सारी लाहौर के अंदर चीज़ें सस्ती हों। सो दैट्स वाई ओवरफिटिंग इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, देन इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो आता है अंडर फिटिंग। अब अंडर फिटिंग कब होती है कि हमारे पास कुछ एआई मॉडल है, कुछ डाटा है, ठीक है, और इस डाटा के ऊपर से हमारे मॉडल ने कुछ सीखा ही नहीं है बल्कि सीधा एक लाइन गुजार दी है। मतलब चीज़ों को सीखा ही नहीं है, उसने कोशिश ही नहीं की सीखने की। तो जब वो कोशिश ही नहीं कर रहा सीखने की मॉडल, ठीक है, तो तब होती है अंडर फिटिंग। लाइक उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो चीज़ों को समझ ही नहीं रहा है। सो दैट्स वाई अंडर फिटिंग को भी हमें टैकल करना होता है। सो हम इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज है मशीन लर्निंग के अंदर, इट्स अ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। ओके, अब सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, जब भी आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हो या अपना एआई डेवलप करते हो तो आप सिर्फ उसे अपने पास नहीं रखते, अपने पीसी के अंदर नहीं रखते, आप उसे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हो, या किसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डालोगे, या किसी ड्रोन के अंदर डालोगे, या किसी मशीन के अंदर डालोगे, या किसी वेबसाइट के अंदर डालोगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। तो जब भी आप अपना एआई मॉडल बनाओगे, ठीक है, या उसको ट्रेन करोगे तो उसको आप किस पे डालोगे, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करोगे। और इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एआई को इंटीग्रेट करना। सो दैट्स वाई, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब उसमें तो विंडोज़ भी है, ठीक है, लिनक्स भी है, देन एंड्रॉयड भी है, ठीक है, और आईफोन भी है। तो इसी तरह जावा है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जितना भी कोड करते हैं वो पाइथन में करते हैं। अब दूसरी प्रोग्रामिंग जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनका कोड किसी और लैंग्वेज में लिखा गया होता है। सो दैट्स वाई एक चैलेंज है हमारे पास कि हम जब भी अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो हमें उसे दूसरी चीज़ों के अंदर इंटीग्रेट करने में मुश्किल होती है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन्स हैं, अगर हम उसका कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जब हम उसमें एआई को डालने की कोशिश करेंगे, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन अभी भी यूज़ करते हैं वो पुराना जावा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई कि एआई है इसकी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन इट्स अ चैलेंज। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है ऑफलाइन लर्निंग। अब ऑफलाइन लर्निंग मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, ऑफलाइन लर्निंग। अब ऑफलाइन लर्निंग आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग, क्योंकि आप वन गो में अपने मॉडल को ट्रेन करते हो और मॉडल को ट्रेन करने के बाद आप उसे किसी वेबसाइट पे डिप्लॉय कर देते हो, कहीं पे रख देते हो, सो दैट आप उसको यूज़ कर पाओ। लेकिन व्हाट इफ कल को आपके पास नया डाटा आ गया या चेंज हो गया तो आपको मॉडल से दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा और फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो डिप्लॉयमेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो दैट्स वाई ऑफलाइन लर्निंग जो है वो एक चैलेंज है, ऑनलाइन लर्निंग आसान है। ठीक है, अब ऑनलाइन लर्निंग कहाँ पे होती है और ऑफलाइन करने, जैसे आप यूट्यूब पे कोई रील देख रहे हो और आपने एक वीडियो देख रहे हो और जब आप वापस अपने होम पेज पे आते हो तो बाकी सारी वीडियोस बदल जाती हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपने किस वीडियो पे क्लिक किया, तो वहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग यूज़ हो रहा है। लेकिन ऑफलाइन लर्निंग कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर आपका सिनेरियो चेंज नहीं कर रहा, जहाँ पर प्रॉब्लम सेम रह रही है।
ठीक है। जैसे कैट एंड डॉग एक प्रॉब्लम है और आप एक ऐसा एआई बनाते हो जो कैट एंड डॉग में डिफरेंस बताएगा कि क्या इस इमेज में कैट है, ये क्या इस इमेज के अंदर डॉग है। तो डॉग्स हमेशा डॉग्स ही रहेंगे और बिल्लियाँ हमेशा बिल्लियाँ ही रहेंगी। सो दैट्स वाई कि जहाँ पे आपका सिनेरियो अवॉल्व नहीं कर रहा हो वहाँ पे आप ऑफलाइन लर्निंग यूज़ कर रहे हो, लेकिन वट इफ सिनेरियो अवॉल्व कर रहा हो और आप वहाँ पे ऑफलाइन लर्निंग लगा दो तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर चैलेंज आता है वो होता है कॉस्ट इन्वॉल्व। अब कॉस्ट, एआई की कॉस्ट कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो देखो, जब भी आप अपना एआई बनाओगे तो आप उसे किसी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय करोगे और वहाँ पे आपके जो डेली कस्टमर्स होंगे मे बी 10 के हो सकते हैं या 100 के, मतलब 1 लाख कस्टमर भी हो सकता है आपका या 10,000 कस्टमर भी हो सकता है। तो जैसे ही वो आएगा, यूज़ करेगा आपकी मॉडल को, तो आपने किसी सर्वर पे अपने मॉडल को रखा होगा और उस सर्वर की एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको। सो आप मज़े में बहुत सारे मॉडल्स तो बना लेते हो, लेकिन जब उसको किसी सर्वर पे डालते हो तो वहाँ की बहुत सारे हिडन कॉस्ट निकल के आती हैं। तो नॉर्मली कंपनीज आपको अलाउ भी नहीं करती हैं कि आप बहुत इस तरह की चीज़ें बनाओ जिनमें कॉस्ट बढ़ जाए। सो अब इसके लिए एक पेपर है, उसका नाम है द हिडन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एआई। ठीक है, आप उसको सर्च करोगे तो आपको वो पेपर इंटरनेट पे मिल जाएगा। जब आप उसको रीड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एआई की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। ठीक है। देन आज के लेक्चर में हमारे पास यही चीज़ें थी। अब कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग लाइक रियल लाइफ बिजनेसेस। ठीक है, मैंने आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो वैसे भी बहुत सारी बता दी हैं। कल हम देखेंगे कि बिजनेसेस में एआई कैसे यूज़ होता है, लाइक बिजनेसेस कैसे एआई को यूज़ करके लाइक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे कार्स बनती हैं जहाँ पे, या फिर जैसे ये आप ये कह लो कि जैसे आप इन ड्राइव पे या बाइकिया पे राइड बुक करते हो तो वो उनके बिजनेस सिनेरियो को एआई कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो हम कल देखेंगे कि बिजनेसेस को एआई कैसे हेल्प कर सकता है, बिजनेसेस में एआई की एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फर्दर हमारा 6 मंथ का एआई एंड डेटा साइंस का कोर्स भी चल रहा है। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन इट, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो। आई विल कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।